Hello everyone, welcome to All About Civil Environmental Studies। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, बीओडी और अब हम डिस्कस करेंगे सीओडी। तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन वाटर में घुली होती है, मिक्स होती है, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए, उस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन और वाटर अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। लेकिन डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन का एटम नहीं होता। इनके अलावा बीच में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, जो कि एटमॉस्फेयर से मिलकर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मिक्सअप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। उसके बाद हमने देखा था किसी भी वाटर बॉडी जो कि मूविंग रहती है, मोशन में रहती है, उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहती है एज़ कंपेयर टू कोई भी वाटर बॉडी जो रुकी हुई हो। एक रीज़न इसका ये भी है क्योंकि जहाँ पर वाटर रुका रहता है तो वहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन है वो यूज़ होती रहती है और वहाँ पर एल्गी फॉर्मेशन हो जाता है, काई जम जाती है ऊपर, और सारे जो ऑक्सीजन अंदर प्रेजेंट होती है वो यूटिलाइज हो जाती है, उसका यूज़ हो जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो अब और ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, इसलिए वहाँ का वाटर सड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन डिमांड है जो कि किसी भी एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ने के लिए यूज़ की जाती है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है और साथ में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मोस्ट कॉमनली हम इसको मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन में मेज़र करते हैं और मिलीग्राम वैल्यू आती है पर लीटर में। मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर, की 1 लीटर पानी में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ये कितने दिन के लिए हम नोटिस करते हैं? 5 डेज के लिए इंक्यूबेट करके 20 डिग्री सेल्सियस पर। इंक्यूबेशन मैंने बताया था, इंक्यूबेटर्स ऐसी मशीन्स होती हैं जिनके अंदर हम टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। सपोज हमें कोई रिएक्शन करवाना है, तो रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अब टेम्परेचर तो वेरी करता रहता है, धूप निकलती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे जब सूरज छिप जाता है तो टेम्परेचर धीरे धीरे हल्का होने लगता है, भले ही 2-3 डिग्री का फ़र्क आए। जैसे यहाँ पर हमें 5 दिन के लिए मेज़र करना था, तो 5 दिन में हो सकता है किस दिन बारिश हो जाए, किस दिन तूफान है, तो टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा। तो ये टेस्ट हम परफॉर्म कराते हैं इनक्यूबेटर्स में। इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं? इनक्यूबेटर्स वो मशीनरीज हैं जहाँ पर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख सकते हैं। यानी कि अगर आपने सपोज 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया, तो आने वाले 5 दिन के लिए या फिर जितने भी दिन आपको टेस्ट परफॉर्म कराना है तब तक के लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा। तो ये इनक्यूबेटर्स का यूज़ है। हम बीओडी से फाइंड कर सकते हैं कि कितना ऑर्गेनिक पॉल्यूशन हुआ है वाटर में। फिर हमने पढ़ा था कि बीओडी रिडक्शन हम यूज़ कर सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी। बीओडी सीओडी के कुछ कुछ सिमिलर ही है फंक्शन में। अब हमें सीओडी स्टडी करना ही है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार इसका हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग।
जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग बीओडी एक निश्चित समय अवधि में निश्चित तापमान पर किसी दिए गए पानी के नमूने के मौजूद कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों द्वारा आवश्यक यानी मांग की गई घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। बीओडी मूल्य सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मायन के 5 दिनों के दौरान नमूना प्रति लीटर ऑक्सीजन की खपत वाले मिलीग्राम में व्यक्त किया जाता है और अक्सर पानी के कार्बनिक प्रदूषण के डिग्री को के सैरोगेट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। तो जो भी टर्म्स आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंग्लिश में अगर दिक्कत हुई हो तो वो इधर से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सीओडी। सीओडी की फुल फॉर्म होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एन इंडिकेटिव मेजर of the amount of oxygen that can be consumed by reactions in a measured solution। अब ये चीज़ तो हमें नाम से ही क्लियर है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में एक में बायो है और एक में केमिकल है। तो बायोकेमिकल तो कुछ ऑर्गेनिजम्स वगैरह से रिलेटेड होगा, तो वहाँ पर हमने देख लिया कि कंपाउंड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए हम बीओडी का यूज़ करते हैं। सीओडी में नाम से ही हमें पता चल रहा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि कुछ केमिकल्स का यूज़ है। अब केमिकल्स का यूज़ है तो पक्का हम कोई रिएक्शन कंडक्ट करा रहे होंगे। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है कि किसी भी कितनी भी अमाउंट ऑक्सीजन की डिमांड जो कि किसी भी रिएक्शन में हमें रिक्वायर्ड है, पर्टिकुलर रिएक्शन हमें कंडक्ट करानी है, तो उसमें जितनी भी ऑक्सीजन की हमारे पास डिमांड होगी तो उसे हम बोलते हैं COD, chemical oxygen demand. It is commonly expressed in mass of oxygen consumed over volume of solution, which in SI units is milligram per liter. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कितना मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया है, किसके द्वारा, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में, लिक्विड में कितना ऑक्सीजन हमारी यूज़ हुई है, कितना रिक्वायर थी। तो और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मिलीग्राम पर लीटर। अब सॉल्यूशन हम लीटर में मेज़र करते हैं, तो सॉल्यूशन की यूनिट हो जाएगी लीटर और मास ऑफ ऑक्सीजन की यूनिट हो जाएगी mg, मिलीग्राम। अ COD टेस्ट कैन बी यूज्ड टू ईजली क्वान्टिफाई द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक्स इन वाटर। COD टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी वाटर के अंदर ऑर्गेनिक्स का अमाउंट कितना है ये फाइंड करने के लिए। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ COD इज़ इन क्वान्टिफाइंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल पॉल्यूटेंट्स फाउंड इन सरफेस वाटर। सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का, कि हम इससे क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं कि कितने ऑक्सीडाइजेबल पॉल्यूटेंट्स हैं जो सरफेस वाटर में हमें मिलते हैं या फिर वेस्ट वाटर में हमें मिलते हैं। यानी कि हम COD से फाइंड कर सकते हैं कि कितने ऑक्सीडाइजेबल पॉल्यूटेंट सरफेस वाटर में प्रेजेंट हैं या फिर वेस्ट वाटर में प्रेजेंट हैं। COD इज़ यूज़फुल इन टर्म्स ऑफ वाटर क्वालिटी। COD हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। COD से हमें पता चल जाएगा कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि वाटर के कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि हम देख कर समझ सकते हैं, जैसे वाटर का कलर, वाटर की स्मेल। लेकिन कुछ पॉल्यूशन इस टाइप के होते हैं जो हम देख नहीं पाते और फील नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो उस टेस्ट के लिए जब वाटर का कलर एकदम नॉर्मल है, स्मेल नॉर्मल आ रही है, तो हम COD का टेस्ट करते हैं। तो COD इम्पॉर्टेंट है वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करने में। बाय प्रोवाइडिंग अ मेट्रिक टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एन एफ्लुएंट विल हैव ऑन द रिसीविंग बॉडी। देखते हैं कि इस जो वाटर यूज़ होने वाला है इसका किसी भी बॉडी पर
क्या असर होगा। जो भी बॉडी इस एफ्लुएंट को, जो इस सॉल्यूशन को लेगी, तो उस पर इस वाटर का क्या असर होगा। मच लाइक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से कुछ मिलता जुलता ही ये टर्म है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बार आप इसको रीड करो। नोट हो गया होगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो, अगर कोई भी टर्म आपको क्लियर नहीं हुई होगी तो हिंदी इसका यहाँ पर ले लिया था मैंने, तो हिंदी में आपको कोई भी टर्म क्लियर हो जाएगी इधर से। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। इसमें रासायनिक ऑक्सीजन की मांग में पर्यावरण रसायन शास्त्र रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD की राशि की एक सांकेतिक उपाय है। ऑक्सीजन के द्वारा उपयोग किया जाए प्रतिक्रिया एक माप जाता है समाधान। यह आमतौर पर घोल की आयतन से अधिक ऑक्सीजन के द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है, जो SI इकाइयों में प्रति लीटर मिलीग्राम पर लीटर होता है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को आसानी से निर्धारित करने के लिए, ऑर्गेनिक्स की मात्रा को आसानी से निर्धारित करने के लिए एक COD परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। COD का सबसे आम अनुप्रयोग सतह के पानी में पाए जाने वाले ऑक्सीडेंट प्रदूषक की मात्रा को निर्धारित करता है, जैसे झीलों और नदियों या अपशिष्ट जल। COD के मामले में उपयोगी है। पानी की गुणवत्ता एक मीट्रिक उपलब्ध कराने के प्रभाव एक निर्धारित करने के लिए द्वारा प्रवाह बहुत पसंद प्राप्त शरीर पर होगा। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD की तरह। तो यहाँ से आपको जो भी हिंदी में इंग्लिश में टर्म्स थी उनका यहाँ से हिंदी वर्जन आपको अवेलेबल हो गया। तो हमारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्लियर, और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी यहाँ से क्लियर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ऑक्सीजन डिमांड के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, और फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कि जो वेस्ट वाटर है उसको प्रॉपरली ट्रीट यानी कि उसको यूज़ करने लायक कैसे दोबारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक सिटी का एग्जांपल है, वहाँ से हम देखेंगे कि कैसे हम वाटर को साफ़ बनाते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से भी पॉल्यूटेड वाटर आया, हम उसको पाइप के थ्रू अलग जगह पर ले आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है रॉ वाटर सेटलिंग पॉन्ड, यानी कि जो भी वेस्ट वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, वो आया है, उसको हम एक प्रॉपर जगह सेटल कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले क्या करते हैं, रॉ वाटर सेटलिंग पॉन्ड, यानी कि जो भी पानी आया है उसको सेटल करने के लिए एक हमने जगह बना ली है, वहाँ पर हम उस पानी को रखते हैं। द रॉ वाटर सेटलिंग पॉन्ड होल्ड्स द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर फॉर अ कपल ऑफ पर्पसेस। अब जो ये रॉ वाटर यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसको हम रख लेते हैं, जो कि हमने रिवर से डाइवर्ट करके लाए हैं, काफ़ी सारे पर्पस के लिए ये यूज़ होता है। The primary purpose of the raw water settling pond is to allow much of the sand and debris to naturally settle out of the water before it is pumped to the water treatment plant. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी पानी आता है हम एक पॉन्ड में उसको रोक लेते हैं, होल्ड करा देते हैं। अब उससे क्या होगा, अब जैसे किसी भी पानी के अंदर जब सैंड मिक्स होती है, रेत जब मिक्स होता है, तो वो धीरे धीरे अगर हम उसको
मिक्स ना करें, हिलाएं ना, तो वो नॉर्मल सेटल होने लगता है, सैंड नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रहता है। तो इस तरीके से ही जब हम किसी भी पॉन्ड में पानी को होल्ड करा देते हैं जो कि पॉल्यूटेड वाटर है, तो यहाँ पर क्या होता है, जितना भी उसके अंदर सैंड है और डेब्रिस है, डेब्रिस मीन्स छोटे छोटे पत्थर या फिर छोटा कूड़ा, तो ये सब भी यहाँ पर सेटल हो जाता है, सैंड सेटल हो जाता है और साथ में डेब्रिस सेटल हो जाता है। ये हम काम कर लेते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने से पहले। सेकेंडरली, द पॉन्ड वाटर अलाउज फॉर सम कैपेसिटी इन द इवेंट that the river water is muddy, or if an accident on US Highway 50 spills contaminants into the Arkansas River। ये वहाँ की पर्टिकुलर बात है कि उस रिवर में कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पर हम पॉन्ड की कैपेसिटी को अलाउ करते हैं कि जो भी वहाँ पर पानी आ रहा है वो मड्डी था, इसलिए हम उसे रोक देते हैं वहाँ पर। द पंप स्टेशन ऑन द रिवर कैन बी शट डाउन एंड द प्लांट कैन यूज़ द पॉन्ड्स। अब हम इस वाटर को पंप स्टेशन से भेज देते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर फॉर सप्लाई अंटिल द रिवर वाटर इज़ क्लियर्ड और टू सेव यूज़ अगेन। हम इसकी सप्लाई तब तक रोके रखते हैं जब तक ये सेफ हो जाता है और यूज़ हम इसको कर सकते हैं। ऑल्सो इफ समथिंग वर टू हैपन टू द अंडरग्राउंड पाइपिंग फ्रॉम द पंप स्टेशन ऑन द रिवर to the pond, the water in the pond can be treated until the problem is fixed। अब हम इस वाटर को और भी ट्रीट कर सकते हैं अगर इसमें अभी भी काफ़ी कूड़ा बचता है, तो हम सेकेंड पंप स्टेशन लगाते हैं जो कि वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाता है। अ बैकअप पंप स्टेशन दैट इज सप्लाइड वाटर फ्रॉम द हाइड्रोलिक डिच कैन बी यूज्ड इन द इवेंट दैट द पंप स्टेशन ऑन द रिवर इज आउट ऑफ सर्विस। ये सब तब की बात है अगर कोई पंप वर्क ना कर रहा हो। बेसिकली हमने इतना देखा कि हम रॉ वाटर सेटलिंग पॉन्ड बनाते हैं जहाँ पर हम वाटर को होल्ड करा देते हैं, रोक देते हैं। अब जितना भी उसके अंदर सैंड वाला पार्ट होता है, मड्डी या फिर डेब्रिस होता है, तो यहाँ पर वो सेटल कर जाता है, सेट हो जाता है। उसके बाद हम उसको अगले प्रोसेस में भेजते हैं। हाउएवर दिस वाटर इज़ pumped directly to the water treatment plant headworks bypassing the settling pond, thus losing the benefit of settling the heavy sand, grit and debris। या तो हम डायरेक्टली प्री सेडिमेंटेशन में भेज सकते हैं, और अगर हम देख रहे हैं कि आने वाला वाटर जो है, पॉल्यूटेड वाटर जो है, उसके अंदर बहुत अमाउंट में सैंड प्रेजेंट है, तो हम उसको होल्ड करा देते हैं। होल्ड कराने के बाद जब मड सेट हो जाती है तो हम उसको नेक्स्ट लेवल में भेज देते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास प्री सेडिमेंटेशन। द प्री सेडिमेंटेशन बिल्डिंग इज़ वेयर द ट्रीटमेंट प्रोसेस रियली बिगन्स। अब प्री सेडिमेंटेशन वो जगह है जहाँ पर एक्चुअली हमारा वाटर ट्रीटमेंट शुरू होता है, क्योंकि पिछले वाले कंडीशन में तो हमने क्या किया था, जहाँ पर हमने वाटर को बस होल्ड करा दिया था, वहाँ हमने कुछ नहीं किया है, पानी लाए पंप से और वहाँ इकट्ठा कर दिया, बस खुद से वो सेटल होता रहा। अब जब वहाँ सेटल हो गया तो हमने उसको पाइप्स के थ्रू, पंप्स के थ्रू दूसरे प्री सेडिमेंटेशन चैम्बर में हमने उसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब प्री सेडिमेंटेशन चैम्बर से ही हमारा असली काम शुरू होगा। द रॉ वाटर फ्रॉम द सेटलिंग पॉन्ड इज़ लिफ्टेड 240 फीट अप टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। 240 फीट अप ले जाते हैं हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। The raw water is delivered to the headworks of the water treatment plant, where the first of 5 major unit water treatment process starts the treatment to make the water safe to drink। अब क्या होता है, जो भी ये पॉल्यूटेड वाटर है, इसको सेव करने के लिए, प्योर बनाने के लिए, हम जितना भी रॉ वाटर आया है स्टिल चैम्बर से, पॉन्ड से, उसको हम 240 फीट हाई डिस्टेंस तक ले जाते हैं और उसको अलग अलग हेडवर्क्स में भेज देते हैं ऊपर। द 5 मेजर यूनिट प्रोसेसेस इंक्लूड, अब जो 5 प्रोसेस होते हैं, ये 5 प्रोसेस होने के बाद वाटर एकदम प्योर हो जाता है, उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस में ला सकते हैं।
अब ये 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? द 5 मेजर यूनिट प्रोसेस इंक्लूड केमिकल कोagulation, flocculation, sedimentation, filtration, and disinfection. There are chemicals added to the water as it enters the various treatment processes. अब बेसिकली 5 प्रोसेस होते हैं हमारे पास: केमिकल कोagulation, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। अब हम इसमें केमिकल्स भी ऐड करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे स्टेप केमिकल कोagulation के। देखो 5 स्टेप इसमें हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है केमिकल कोagulation। अगर आपको इनकी इंग्लिश में दिक्कत आ रही होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका हिंदी वर्जन भी आपको दिखा दूंगी। तो जो भी टर्म्स नहीं क्लियर होंगे वो आपको हिंदी में भी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास केमिकल कोagulation। सबसे पहला काम, हम केमिकल्स को कोagulate करा लेते हैं। द फर्स्ट केमिकल एडिड इज क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम क्लोरीन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं वाटर में। एंड इट इज़ एन ऑक्सीडेंट यूज टू ब्रेक डाउन नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज डिकेइंग लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल। अब सबसे पहले हम इसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेंट है। अब ऑक्सीडेंट क्या करता है? ऑक्सीडेंट ऑक्सीजन को यूज़ करता है। तो जितने भी इसमें नेचुरली ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, ऑर्गेनिक यानी कि जो भी प्लांट से प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे उसमें टूटी पत्तियां हैं, सड़ी हुई पत्तियां हैं, या फिर कोई प्लांट का मटेरियल है, कोई फ्रूट है, लीव्स हैं, पेड़ के तने हैं, तो ये सब भी उसमें हो सकता है। तो उसको छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करने के लिए हम केमिकल कोagulation करते हैं। A chemical coagulant known as aluminium sulfate is used as the primary coagulant. तो केमिकल कोagulant जिसे हम प्राइमरी कोagulant बोलते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, उसको हम यूज़ करते हैं। अ पॉलीमर, a long chain of synthetic organic compounds is also added to the water as coagulant aid to help in strengthening the primary coagulant's bonding chain. एक्स्ट्रा भी हम पॉलीमर भी ऐड कर सकते हैं जो कि केमिकल कोagulant को सपोर्ट करता है। द कोagulants आर एडेड एट द रैपिड मिक्स यूनिट। रैपिड मिक्स यूनिट यहाँ जहाँ पर हम ये केमिकल्स को मिक्स करते हैं वहाँ पर हम कोagulants को ऐड कर देते हैं। दिस इज़ अ यूनिट दैट क्रिएट्स टर्बुलेंट मिक्सिंग एनर्जीज टू हेल्प थॉरली डिस्पर्स द केमिकल कोagulants इनटू द रॉ वाटर एंड टू बिगिन द कोagulation प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, हम टर्बुलेंटली मिक्स करते हैं। टर्बुलेंट मीन्स बहुत तेज़ी से, जहाँ एक लेयर के ऊपर पानी नहीं तैरता, एक दूसरे में सब मिक्स हो जाते हैं। इस टाइप से अगर फ्लो हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट मिक्सिंग, यानी कि बहुत तेज़ से हम मिक्स कर देते हैं। तो जितने भी केमिकल कोagulants हैं ये प्रॉपरली वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और कोagulation का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द कोagulation दैट कॉज very fine particles to clump together into larger particles that can then be removed later in the treatment process by settling, skimming, draining और filtering। अब इन कोagulants से क्या होता है, जितने भी फाइन पार्टिकल्स हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि ना तो पॉन्ड में सेटल हुए थे, जो लास्ट स्टेप था, हमने पानी को ठहरा दिया था, ना तो वहाँ सेटल हुए थे और ना ही वो उन्हें हम किसी और प्रोसेस से अलग कर सकते थे। तो यहाँ पर वो सारे फाइन पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। अब इन्हें हम किसी भी मेथड से रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो सेटलिंग हो, चाहे वो स्किमिंग हो, ड्रेनिंग हो या फिल्टरिंग हो, तो किसी भी मेथड से हम अलग कर सकते हैं। तो यह है केमिकल कोagulation फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है इसके बाद फ्लॉक्यूलेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा, जिससे कोई भी दिक्कत फिर नहीं आएगी। एक बार हम इसको इंग्लिश में कंप्लीट करके फिर इसका हिंदी वर्जन भी पूरा
क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जो बचे हुए प्रोसेसेस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। केमिकल कोagulation यहाँ तक क्लियर। ओके, थैंक यू।